इसके अलावा क्या ब्यूटीफुल बोला तुमने। उनको इससे सिवाय और कोई लाइफ जीने को ही नहीं मालूम। जहां जिम्मेदारी दिखी इवेड, जहां दिखी इवेड, जहां दिखी फैमिली में इवेड, as a husband evade, as a father evade, as a boss evade, as a subordinate evade, as a networker evade, as an insurance agent evade, as a development officer evade, as a leader evade, as a manager evade, evade. It has become a committed way of life. Commit कर दिया उसने। हर घंटा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, हर घंटे भागता है वो, हर क्षण भागता है वो, हर क्षण भागता है वो। Yes, sir. You're right. Why is he evading? It is the fear of failure. Absolutely right. That's the question. Why is he evading? अभी वो क्वेश्चन पे अभी आए नहीं हम लोग। मैं खाली अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं। 100 जन के टीम में 99 लोग इवेड करते हैं। Yes, gentlemen out there, 2-4 डायलॉग मैं सुनना चाहूंगा कि ये कमिटेड तरीका हो गया, a committed way of life. What does it mean? That is only because of selfishness. Okay, now we are not getting into why it is like that. I am saying it has become a committed way of life. Means what? Yeah, give it to him. All of us are experts. कि कोई भी काम करना है तो हम एक्सपर्ट हैं कि वो काम कैसे नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। हाँ, मतलब वो कैसे नहीं हो सकता ये काम और क्यों नहीं हो सकता है, हम इस क्षेत्र में कंप्लीटली क्या है, कमिटेड है। कैसा नहीं हो सकता ना सब ये काम, और क्यों आज नहीं हो सकता, और क्यों अभी नहीं हो सकता, और क्यों मंडे नहीं हो सकता, ये हमारा एक कमिटेड वे ऑफ लाइफ हो गया। यस सचिन, यस आउट देयर, यस सर। अगर उसको मालूम है ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेता हूँ तो उसके पीछे मुझे एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, वो देने के लिए वो तैयार नहीं, वो दर्द सहने के लिए तैयार नहीं है। ओके, इट इज नाउ बिकम अ कमिटेड वे ऑफ लाइफ इज माय एक्विजिशन। यस, उससे मुझे क्या मिलेगा, मतलब उससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मैं क्यों करूं? लेकिन वो बात अलग है, उसको तो मालूम भी नहीं है कि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी वो है वैसा। उसको थोड़ी ना मालूम कि उससे नुकसान क्या हो रहा है। अगर उसको मालूम होता तो आज साला वो सुधर गया होता था ना। अब 42 का है। Yes, madam. This little girl. Yes, ma'am. What's your name? Shirin. Yes, Shirin. Because nowadays man has been taught to evade responsibility. That's why he's committed to evading responsibility. Okay, he's been taught. Since birth, he's being taught that you have to. You're not going to learn anything from it. You're not going to earn anything from it. And what's the point of doing it? Just evade it instead. Yeah. So it's a way of life. Yes, Shanti bhai. आदत से मजबूर है वो। Okay. ये वही तो मैं बोल रहा हूँ. It is now become a committed way of life. क्या शांति भाई? सुखी और टेंशन फ्री रहने का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेट करो। सुखी और टेंशन फ्री रहने का है, करेक्ट। okay. एकदम शांति भाई पटेल ने एकदम क्लियरली बोल दिया। सुखी और टेंशन फ्री रहने का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेट करो। यस यस गिरधर भाई जलानी। See, people have become, it has gone to their subconscious mind. Subconscious mind में चला गया। And not only they don't allow others to do. Yeah. They become committed for how to evade अच्छा, responsibility. मतलब खुद भी नहीं करेगा और जो कर रहा है उसको करने भी नहीं देगा। अच्छा, ये माइंड यू, उसको मालूम नहीं है ऐसा वो कर रहा है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो बन गया ऐसा, वो दूसरे को भी कर रहे हैं। यस मिलिंद्र राणे। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। उसको देखो, बिल्डिंग में 43 आदमी है तो मेरी मां मेरे को बोल रही है तू देख कोई भी नहीं है नीचे। कोई भी नहीं है। इतना जोर से आवाज, 42 पीपल इन माई बिल्डिंग, एक उतरा नहीं। तो हमको क्या लेसन सिखाया जा रहा है? देख, सी द मेजॉरिटी इज नॉट देयर, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी द माइनॉरिटी? 43 पीपल इन आदित्य अपार्टमेंट, एक उतरा नहीं नीचे, तू क्यों जा? ऐसा मेरी माँ ने वैसा वो लोग के बारे में नहीं बोला, ये मैं अभी तुम लोगों को बोल रहा हूं।
Yes, Vivek. Yeah, it has become an accepted norm of the society. It So is why, an why should I be different? So what's the big deal? It's an accepted norm of the society. Yes, Chetan bhai ko idhar. Yes, idhar Chetan bhai ko. Yes, ma'am. लोग कंफर्ट जोन के बाहर जाना नहीं चाहते. Okay. Chetan bhai. हमारी सोच ऐसी हो गई है. Correct. So it has not only become a committed way of life, it has now become a habit. And it has now become an obsession. People are obsessed. Obsessed बोले तो possessed. Madly in love with responsibility evasion. It has now become second nature. हमारा nature में ये हमारा बोलते हैं ना इसका second nature है. झूठ बोलना इसका second nature है. काम चोरी इसका second nature है. You know, इसको कुछ भी काम करने को देने के पहले ही ये ना बोलेगा, ऐसा इसकी चर्चा हो गई. अब इतनी चर्चा हो गई कि जो देने वाला देने से इनकार करता है काम, क्योंकि घनश्याम भाई के पास जाएंगे तो होने वाला तो है नहीं, तो छोड़ो. तो इट इज बिकम सेकेंड नेचर. उनको बर्डन लगता है. करेक्ट. और दूसरा, ये उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा, इट डज नॉट इवन अकर, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर बन गए करके. अच्छा, कब बना? 17.5 की उम्र में बना कि ये 16 दिसंबर 2008 को जब तू 19 का था तब बना? ऐसा कोई टाइम नहीं है. लेकिन एक बात पक्का है, हम में से बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर्स बन चुके हैं, लेकिन ढोंग रचा रहे हैं. रिस्पॉन्सिबल वाइफ, रिस्पॉन्सिबल फादर, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबल बॉस, रिस्पॉन्सिबल बातें हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते, पर हमारी हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन नजर आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की ख्याल नजर आता है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन लीड्स टू वन बिकमिंग. अच्छा, इसमें क्या हो जाता मालूम है? बहुत ही बढ़िया बात करने वाला हूं, अभी ध्यान से सुनो. ऐसा हो जाता है कि आदमी अपने आप को ऐसा बना देता है, ही इज अबाव ऑब्जर्वेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन लीड्स टू वन बिकमिंग अबाव ऑब्जर्वेशन. मतलब इस आदमी को अभी वो क्या बोलता है, मेरे को ऑब्जर्व मत करो, मेरे को क्रिटिसाइज मत करो, मेरे को सजेशन नको करो, मेरे को एडवाइस नको पाहिजे. हेलो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर हूं? है नहीं समझा नहीं क्या? अरे मैं अबाउ सजेशन हूं, अरे मैं अबाउ एडवाइस हूं. अबे तू क्या मेरे को रोज सुबह बोलता है चैलेंज ले, चैलेंज ले? तेरे को समझा नहीं मेरी हरकतों से कि मेरा बाप ने कभी लिया नहीं, मैं लिया नहीं, और आज ही सुबह मेरे बेटे को समझा के आया कैसा नहीं लेने का, उसको 3 लेसन सिखा के आया मैं. तू क्या बोल रहा है? ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन ऐसा है. ऐसा है क्योंकि इसको एडवाइस देने को जाओ, इसको सजेशन देने को जाओ, तो अपना इवेजन का डायलॉग जो इसने बचपन से पाठ करके रखा है, ये अपने सामने खोलता है. नो वन कैन से एनीथिंग टू देम. इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता. गैर जिम्मेदारी में इतना आगे निकल गए लोग, गैर जिम्मेदारी में इतना आगे निकल गए कि अभी वो लोग क्या बोलते हैं, मेरे को टेस्ट मत करो, मेरे को मेजर मत करो, मेरे को देखो मत, क्वेश्चन मत करो मेरे को. जब सेल्समैन क्वेश्चन करने से इनकार करता है, जब फैक्ट्री मैनेजर क्वेश्चनिंग से इनकार करता है, क्वेश्चन नहीं करने का मेरे को, अल्टीमेटली इट लीड्स टू एक न्यूरोटिक बिहेवियर. और है ना, वातावरण में थकावट आती है, वातावरण में थकावट आती है. मालिक सुबह ही थक जाता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर्स की झुंड 9:30 बजे रिपोर्ट कर चुकी है.
इट हैज बिकम अ न्यूरोसिस नाउ, इट हैज बिकम फैटिग, और हर जगह पे एक अनप्लेजेंटनेस है, अनप्लेजेंटनेस। क्योंकि मेरे को अभी वो जीएम को समझाना है, मेरे को वीपी को समझाना है, मेरे को ब्रांच मैनेजर को समझाना है, मेरे को इसको समझाना है, फिर मेरा बीवी को बोलना है, फिर मेरे बच्चे लोगों को, मेरे को मैं कितना समझाएगा। चल मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूं। काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर का ठेका लेके तुम लोगों को सुधारना, क्योंकि तुम लोग तो अबाउ क्या क्या अलाउडली अबाउ, तुम तो अबाउ क्रिटिसिज्म है, तुमको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। द मोमेंट क्रिटिसाइज किया मैंने 2 दिन पहले किसी को, राजीनामा लेके आ गया, बोले आपने मेरे को पब्लिकली ऐसा बोला। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर्स की निशानी है ये। वो बोलते मेरे को क्रिटिसाइज मत करो। अच्छा क्रिटिसाइज किस चीज के लिए किया? टाइम पे नहीं आया उसके लिए मैंने बोला। 4 बजे आने की जगह पे 5:45 बजे आएगा और मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए ऐसा बोल रहा है वो। 1.25 घंटा लेट आया तो मैं कुछ बोलने का नहीं, मैं नहीं बोलने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब अगर एक समुदाय मेरे आजू बाजू में ऐसे हैं तो मेरा क्या सोच रहेगा? मैं तो छोड़ देगा ना, मैं बोले छोड़ यार अभी कहां मारामारी करूं, किस किस को सुधारूं, मैं किस किस को बोलूं, किस किस को टाइम पे लाऊं, किस किस को पढ़ाने को लगाऊं, किस किस को चैलेंज लेने के लिए लगाऊं, किस किस को क्या क्या बोलूं। छोड़ना यार, बदनाम हो गया हूं मैं। लेकिन मैं कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं बदनाम हो गया। मेरा नाम ही बना बदनामी में, लोगों को सुधारते सुधारते, और मरते दम तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सुधारने का छोड़ने वाला नहीं हूं। बिकॉज मैं अभी वो स्टेज ऑफ न्यूरोसिस पे आया नहीं हूं। हम में से कई लोग और न्यूरोसिस में घुस चुके हैं, हम में से कई लोग थक चुके हैं, फैटिग्ड। हम अब वो अनप्लेजेंटनेस को और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम ये जो बोलते हैं ना, इट इज बिकम अ ड्रंकन ब्लिस, इट्स बिकम अ ड्रंक। एंड इसमें ना क्या होता है, इसकी वजह से ना कॉन्स्टेंटली हम सबसे झगड़ा कर रहे हैं, इकोसिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट चालू है। जनरल मैनेजर ब्रांच मैनेजर से झगड़ा कर रहा है, तू टाइम पे क्यों नहीं, तू ये क्यों नहीं, तूने ये क्यों नहीं किया। ये लोग कॉन्स्टेंटली झगड़ा चालू है, कॉन्स्टेंटली झगड़ा, क्योंकि पूरा एनवायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन का बन चुका है। कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद एवरीबडी। घर जाओ तो आप अपना मदर इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे, आप अपने वाइफ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे, आप अपने बच्चे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे, सब जगह पे एक अनप्लेजेंटनेस है। एंड देयरफॉर देयर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ पीस। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो जाता है, मैंने सोचा कंपनी को एकदम धुरंधर बापू बनाएगा, फिर मैं देखता हूं मेरे लोगों को, मैं बोलता छोड़ यार, आपने क्या करने का, अपना गाडी बिडी आहे ना, 4 बेडरूम आहे, कशासाठी उगाच लफड़ा करायचं। थक गया मैं। आता माझं 49 भी हो गया उम्र। वाइफ भी बोलता है डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तुम्हारा बैक प्रॉब्लम है, फ्रंट तो चलता ही नहीं। नको करू तुम्ही, नको, मी सांगतो तुम्हाला नको करू। तो अपन भी उसमें जुड़ गए। किसमें? और जो बड़ा मेरा सपना था, मेरा गोल का होल हो गया सर। अब मैं ये लोग के संगत में बिता रहा हूं, अपनी अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ बड़ा तो कर नहीं सकता। मेरे को एहसास हो गया पूरी झुंड मेरे खिलाफ है। चल 100 में से 1 आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन करे तो फिर उसको संभालने में कभी कभी है ना, इनको सबको देख के अपने को अपने ऊपर डाउट आता है कि उनको प्रॉब्लम है कि अपने को प्रॉब्लम है। मतलब वो 41 आदमी जो उतरा नहीं नीचे, वो लोग को प्रॉब्लम है कि मेरे को कुछ सेंट्रल डिफेक्ट है, कि मिसेस प्रभु के साथ मेरा कोई सेटिंग है, और वैसे भी 45 का वारंटी गारंटी भी उसका गया है। क्या मैं उसको करेगा? शायद संगत का जरूरत रहेगा। एंड सो व्हाट हैपेंस इज,
Ultimately, it leads to blocking the progress of self, loudly, self, others, organization, society, community, nation. चक्का जाम, चक्का जाम, लाइफ का चक्का जाम, स्मार्ट का चक्का जाम, जिंदगी का चक्का जाम, कम्युनिटी का चक्का जाम, स्टेट का चक्का जाम, टीम का चक्का जाम, चक्का जाम. अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती? माफ करना, आज नंगे हो जाएंगे सब लोग, बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इधर 11 कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी पर्सनालिटी कैसी बनी हुई है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. सबसे पहला, दे आर गवर्नर्स ऑफ मीडियोक्रिटी. इनके लाइफ में कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं. मीडियोक्रेसी जिसको बोलते हैं, मीडियोक्रेसी, मीडियोक्रिटी जिसको बोलते हैं, एक तो होता है मीडियोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स और एक होता है एक्सेलेंस स्टैंडर्ड. क्या बोला? मीडियोक्रेसी स्टैंडर्ड यानी बोलते हैं ना एकदम लो लेवल के स्टैंडर्ड. अभी क्या ये टाइम पे नहीं आता, ये क्या, इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. अच्छा, ये जो बोलता हो करता नहीं, ये हर चीज डिले करता है, हर चीज कल पे रखता है, झूठ बोलता है, चैलेंज लेता नहीं, कमिटमेंट है नहीं, हर चीज में बहाने देता. इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. गवर्नर है उसका, मतलब उसकी पूरी रात चलती है. He has no standards, which means governors very low personal and professional standards. इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं. मतलब इसमें कौन सी क्वालिटी है जिसपे इसकी बीवी, बच्चे, समुदाय, कलीग, दुनिया फिदा हो गई? ये हर चीज के लिए बहाना देता है, हर चीज कल पे रखता है. सो दे आर गवर्नर्स ऑफ मीडियोक्रिटी. दे हैव नो स्टैंडर्ड्स, दे हैव नो स्टैंडर्ड्स, और दे हैव वेरी वेरी लो स्टैंडर्ड्स. इनका स्टैंडर्ड बहुत लो. अच्छा, इनका कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड देखो, इन्होंने उस पर भी काम नहीं किया. मैं हमेशा बोलता हूं टाइगर प्रोग्राम करो, स्मार्ट का टाइगर प्रोग्राम करो. ये दो बच्चे लोग जो है, ये लोग संतोष नायर कॉन्फिडेंस का फेंके. अच्छा बोलना एक कलाकारी है. 90% पॉपुलेशन अच्छा बोल नहीं सकता, अपने आइडियाज को फेंक नहीं सकता बराबर. तो कम्युनिकेशन का इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, चैलेंज लेने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लीडरशिप का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नेटवर्किंग में इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सेल्स में इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मार्केटिंग में इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है. मतलब दे हैव वेरी वेरी लो स्टैंडर्ड्स. काम करने के तरीके, प्लानिंग, इनका प्लानिंग का स्टैंडर्ड देखो तो वर्ल्ड आत्महत्या ग्रुप में कर देगा. इतना लो स्टैंडर्ड ऑफ प्लानिंग. इनका प्लानिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो उनका प्लानिंग का भी, मतलब कौन से स्टेज में, आज अपने आप से पूछो माय डियर फ्रेंड्स कि मैं कौन से स्टेज में, कौन से काम में एक ऐसे जगह पे हूं जो दुनिया मानती है कि कुछ तो स्टैंडर्ड है, कौन से क्षेत्र में? तो इनका जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, लाउडली, उसको ऊपर लाउडली पढ़िए, दे आर व्हाट? Governors of mediocrity. Very low standards. Personal as well as professional standards. पर्सनल लाइफ में भी उठेंगे 10 बजे, क्या सिखाएंगे ये लोग? पर्सनल पढ़ेंगे नहीं, टीवी देख के बैठे, एसएमएस भेजते रहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक में, ट्विटर में. कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. नंबर 1. नंबर 2,
नो रिगार्ड फॉर एक्सेलेंस ऑफ अदर्स। अच्छा चल, मैं तो गटर वाले में, मेरा स्टैंडर्ड गटर में, मतलब 10 बजे का टाइम है आज, तो मैं कल आता हूं। अच्छा नायर साहब 10 बजे बोले तो 8:30 को इसकी रूह भटकती रहती है, रोजी के माफत तलाश, 8:30 बजे। अच्छा अपना स्टैंडर्ड है तो सीधा डायलॉग क्या, वो तो आप नायर साहब, खत्म, आप तो नायर साहब है। मतलब आपका हाई स्टैंडर्ड ऑफ कमिंग अर्ली, इसको मैं एक्नॉलेज ही नहीं करता हूं, इसको मैं खड़ा ही नहीं करता हूं। मेरा तो 10 का टाइम 11 है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर हूं। नायर साहब 10 का टाइम पे 8:30 को आता है, उस स्टैंडर्ड को मैं मानता नहीं। हट छी थू, तुझं कसलं स्टँडर्ड, माझं स्टँडर्ड म्हणजे स्टँडर्ड, तुमच्या स्टँडर्डच्या आईचं गो। मैं क्यों तेरा स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करूं? आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आई हैव द फ्रीडम ऑफ माई टाइम, आई हैव द फ्रीडम टू डू एनीथिंग। आई डोंट एक्सेप्ट अदर पीपल्स स्टैंडर्ड्स। तो सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड्स है, इसको खड़ा नहीं करते लोग। समझो सचिन 50 सेंचुरी बनाता तो एक स्टैंडर्ड है, हम वो नहीं, हम बोलते हैं देखो आदमी को क्या जरूरत है 100 बनाने की, मैं 30 कर रहा हूं ना। मैं 100 को स्टैंडर्ड मानता ही नहीं, मेरे हिसाब से 30। तो खुद का पहला वाला तो हमने बोला, खुद का तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। अच्छा जो दुनिया में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है टाइम के बारे में, अच्छा बोलना, संतोष नायर एक स्टैंडर्ड है बोलने में। डू यू ऑल एग्री? अच्छा बोलने की एक स्टैंडर्ड है संतोष नायर। संतोष नायर इज अ स्टैंडर्ड इन कम्युनिकेशन, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर्स। बोलता है मेरे को क्या जरूरत है, तो दे हैव नो रिगार्ड फॉर एक्सेलेंस ऑफ अदर्स। अच्छा ये लोग बोलते हैं मेरे को मेजर नहीं करो। मैंने 4 डायलॉग मारा था इनके खिलाफ। अबाउ ऑब्जर्वेशन, मेरा कम्युनिकेशन को आप ऑब्जर्व मत करो नायर साहब। अबाउ क्रिटिसिज्म, मेरा कम्युनिकेशन बचपन से ऐसा है, मेरा जीन्स में मैं ऐसे ही बोलता हूं, तो आप मेरे को ऑब्जर्व मत करो, क्रिटिसाइज मत करो। तीसरा, मला नको तुमचं सजेशन। कसं बोलायचं, मी 49चा आहे, तुम्हाला काय वाटतं मी बोललंच नाही? 49 years I've been talking to the whole world. It is another तो सुना नहीं मेरा, वो बात अलग है। आता तुम्ही मला नको बोलू, यू शुड नॉट टेल मी व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। मिस्टर नायर, आई डोंट एग्री एक्सेप्ट योर स्टैंडर्ड, दैट इज फॉर यू, आई डोंट एग्री टू इट। एंड आई डोंट वांट टू बी मेजर्ड, आई डोंट वांट टू बी टेस्टेड। मेरे को मेजर मत करो, मेरे को टेस्ट मत करो, मेरा स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। आई डोंट वांट सजेशन, नथिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर का कॉन्सेप्ट है। I personally don't have to go by anyone else standard. अभी जैसा मैराथन में आप भागते हैं जयेश भाई, मैं भागता हूं, सिंधु भागती है, हम लोग 21 इज द स्टैंडर्ड। ये क्या बोलते 21 क्यों भागे? अरे वो स्टैंडर्ड है। नहीं मैं तो 6 भागेगा, 6 किलोमीटर बहुत हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड है। मतलब जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ 21 किलोमीटर मैराथन को ये ठुकरा देता है, और इसका नेशनल पास टाइम है उस 21 किलोमीटर के खिलाफ बात करना। किसी ने टीओटी किया इंश्योरेंस में, हम एमडीआरटी कर रहे हैं,
वो स्टैंडर्ड है। टीओटी एमडीआरटी के लिए अगला बड़ा स्टैंडर्ड है, टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन जो एमडीआरटी पे बैठा हुआ है $1 मिलियन राउंड टेबल पे, वो बोलता मेरा एमडीआरटी इज माय स्टैंडर्ड, आई डोंट वांट टू बी स्पोकन अबाउट टीओटी। तो जैसे ही उसका डेवलपमेंट ऑफिसर उसको टीओटी का बात करता, बोला डोंट मी, डोंट स्पीक टू मी, डोंट आस्क मी क्वेश्चन, मैं वही करूंगी या करूंगा जो मेरे को ठीक लगता है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। किसी किसी का तो वो भी स्टैंडर्ड नहीं, वो तो 2 करोड़ पे है। अगर आरएमपी में हो तो डायमंड स्टैंडर्ड है आपका, क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड आपका स्टैंडर्ड है, सिल्वर या गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड जो दुनिया ने अचीव किया है उसको ये लोग नकार देते, गिनती में ही लेते नहीं लोग। आई डोंट एग्री टू दिस स्टैंडर्ड। मैं 10 बजे का प्रोग्राम 10 बजे चालू करता हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड है। बहुत सारे लोग हैं जो 10 का 10:30, 11:45 को चालू करते। पहला तो उनका खुद का स्टैंडर्ड नहीं है, दूसरा अगर कोई स्टैंडर्ड वाला है वो कैसा कर रहे हैं उससे जाके पूछेंगे नहीं ये लोग कि बाबा तुम कैसा। नायर साहब हर प्रोग्राम 10 को बराबर चालू कर देता है, और पिछले 40 ईयर्स से आपका तजुर्बा रहा है, 29 ईयर्स इन द प्रोफेशनल लाइफ, आप चालू कैसे करते बताइए। तो नहीं आएंगे, नहीं जानने का है हमको, बिकॉज हम तो तुम्हारे स्टैंडर्ड को मानता ही नहीं है ना, हम तो तुम्हारे स्टैंडर्ड को ही नहीं मानते। नो एक्नॉलेजमेंट फॉर अदर्स। नाउ मेरे को कई लोग बोलते हैं नायर साहब ये तो आप है बोल के कर सकते, मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा फिटिंग है क्या? आप कर सकते हैं मतलब? मैं भी एक आदमी हूं, मैं भी बीवी बच्चे वाला आदमी है, 3 लड़कियां मेरे को भी है, मेरे को भी माँ बाप है, ये है वो है, मैं भी उसी शहर में रहता हूं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड अलग है कि बंद को भी आप चालू रखते हैं, हम लोग चालू दिन में ही कुछ नहीं करते, और आप बोलते हो बंद को भी करो। हम लोग ये सोच रहे चालू दिन में कैसे भागे। तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है? आई डोंट एक्सेप्ट दिस स्टैंडर्ड, हट हट, रिजेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर किसी ने कुछ कर दिया ना तो बोले आपका तो कांटेक्ट है ना, बोल के आपका हुआ, आपका तो कांटेक्ट है दुमरे साहब, बोल के आपका हुआ, मेरे तो कांटेक्ट ही नहीं है। अब तो जाना बनाओ ना कांटेक्ट। नहीं, आप तो सही जगह पे सही टाइम पे। क्या है यूरेका फोर्ब्स में, यू आर देयर एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, अंडर द राइट बॉस, बोल के आपका लाइफ हिट हो गया। मेरा पहला बॉस ही साला गधा था। अच्छा, ये स्टोरी बोलने को कितना टाइम हो गया? बोलता 23 इयर्स। वो बॉस को मर के 20 साल हो गया, तू आज भी उस लेवल से उठा नहीं है। सो ऐसा डायलॉग होता है इनका। अरे उसको क्यों मिला मालूम? प्रमोशन क्यों? उसका नायर साहब खास है। ये डायलॉग्स हैं इनके। अरे इतना जल्दी थोड़ी ना कोई ग्रो होता है, इसका तो कोई ना कोई गॉड फादर रहेगा, गॉड फादर रहेगा, इसके ऊपर हाथ है। अच्छा ऐसा है तो वापिस करके दिखाओ। आपने किया ना, एक और बार करके दिखाओ। नहीं, आप माउंट एवरेस्ट में चढ़े, एडमंड हिलरी, ठीक है आप चढ़े, एक और बार करके दिखाओ। अब फिर मैं देखता हूं ना क्या करना। एक बार तो कोई भी चढ़ सकता, एक और बार करके है? लक। ओ तो शेड्यूल कास्ट उसमें उसको एडमिशन मिल गया बोल के उसका ऐसा हो गया। व्हाट्स द बिग डील? एनीवन कैन डू इट। ये कौन सा बड़ा बात है? टाइम पे आना ये तो कोई भी कर सकता है। मेरे को आने का नहीं है ना नायर साहब। आप समझ नहीं रहे, आप मैटर को कॉम्प्लिकेट कर रहे। मेरे को आने का ही नहीं है। वैसा मैं चाहूं तो मैं, अबे फूकनी के एक बार तो करके दिखा, एक बार तो करके दिखा। ऐसा मैं बोल सकता हूं उसको, लेकिन वो मेरे को बोलने नहीं देगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, मैं सब एग्जाम्पल नहीं ले सकता हूं, हाउस वाइफ का एग्जाम्पल अलग अलग, मैं सब क्षेत्र में एग्जाम्पल ले सकता हूं।
फिर ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग सबको अपने स्टैंडर्ड पे उतारते हैं। तस्वीर देख के समझ जाना, ये सभी लोग जो टाइम पे आ रहे हैं ना, तो ये समझो लेट आने वाला है, ये सबको फिर लेट आने का भयंकर प्रवचन। अरे मीटिंग मतलब पैसा देके मीटिंग बुलाता है कि कैसा लेट आने का, आओ मैं सिखाता हूं। सो देयर इज कॉम्पिटिशन एट द बॉटम नाउ, देयर इज नो कॉम्पिटिशन एट द टॉप। टाइम पे आने का कॉम्पिटिशन नहीं है। अभी नया कौन सा बहाना देने का टाइम पे नहीं आने के लिए तेरे पास है क्या कुछ नया? बोलता मैं बोला आज मैं ट्रेन से गिर गया। बोले यार ये मैंने कभी वापरा नहीं। अच्छा ये फ्राइडे में सुबह मैं बॉयफ्रेंड को मिलती हूँ, फिर आते टाइम बोले ट्रेन से गिर गए, थोड़ा इधर कट भी कर देती है, मैं तो पुराना फटा हुआ ही ब्लाउज पहन के आती हूँ। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन टू बी एट द बॉटम, देयर इज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन टू बी एट द बॉटम। इनका नेशनल पास टाइम है, फिर ये लोग सबको बॉटम पे लाते हैं और एक झुंड बना देते हैं वहां पर, क्योंकि कंपटीशन कैन बी एट द टॉप और कंपटीशन कैन बी एट द बॉटम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इनका बहुत ही सुंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, साइलेंट एंड सटल नॉन कॉपरेशन। बिना बोले साइलेंट एंड सटल नॉन कॉपरेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। बिना बोले नॉन कॉपरेशन मतलब जो नया बॉस है उसको सेटल होने नहीं देंगे, बोलते कुछ नहीं है कि हम सेटल होने नहीं देंगे। ऐसे लोग बाहर खड़े रह के नहीं, हमारा नया बॉस को हम लगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कसम भवानी की, ऐसा 12 जन बोर्ड लेके खड़ना। लेकिन जब वो बॉस आता है, ये 12 लोगों ने नॉन कॉपरेशन करने चालू कर दिया। नया नीचे वाले को ये लोग बैठने नहीं देते, सिखाएंगे नहीं, नॉन कॉपरेशन चालू है। बोले ये टॉयलेट किधर है, जाके ढूंढ ले। अच्छा ये मगन भाई ये कैसा आप ये लेक्चर कैसे बनाएंगे, इसको एंट्री कैसा मारने का? आई एम वेरी बिजी राइट नाउ और इधर हमारे पास दूसरा काम है। ओके सो आस्क हुएवर जिसने तुमको इधर लाया मेरे नीचे, उसको जाके पूछ। और ज्यादातर अपन नहीं लाया रहता उसको उसके नीचे, तो वो आदमी उधर से चला जाता है, क्योंकि विद इन 10 डेज यहां का 20 आदमी उसको कुछ सिखा नहीं रहा, उसको पिलर टू पोस्ट भगा रहे। ना उसको खाने के टाइम पे भी बुलाएंगे नहीं, तो वो बेचारा उधर अकेला बैठा, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अकेला बैठ के डर के मारे नाराज होके अपसेट होके वहीं से निकल जावे। ये एम्प्लॉइज लोग ये कार्यक्रम भी करते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर। क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो नीचे वाला ने हमसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किया तो हमारा परफॉर्मेंस का अपग्रेडेशन की मांग होगी। इसके लिए कोई भी आदमी ऊपर या नीचे, हमसे ज्यादा मांगने वाला ऊपर या नीचे है। अच्छा ज्यादातर इनको ऐसे बॉस लोग अच्छे लगते हैं जो इनके चक्कर में फिट हो जाते हैं। कुछ कुछ बॉस ऐसे होते हैं थोड़े ही दिनों में इनके साथ मिलके बोलते हैं सर ये इधर जो आपने बोला ना नायर साहब 1 का 3 प्रोडक्टिविटी करने का है, मैंने फुल स्टडी किया सर, ये लोग एक ही जो कर रहे हैं ना, मेरे को लगता है इनको अवार्ड देना चाहिए। साला अपन ने उसको 1 को 3 करने के लिए लाया, वो अभी इनके संगत में मिलके 1 ही कर रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर है। और इवेडर लोग ऐसे लोगों को जल्दी मेंबरशिप दे देते नीचे या ऊपर। और जैसे ही इवेडर लोग ने देखा कि कोई भी आदमी स्टैंडर्ड बड़ा करने का चक्कर चला रहा है नीचे या ऊपर, उसको अनसेटल करो रातों रात। और टेक्निक यूज्ड इज साइलेंट नॉन कॉपरेशन, लाउडली साइलेंट सटल नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन बोलते नहीं है लेकिन नॉन कॉपरेशन चालू रहता है इनका। तो इनके कैसे डायलॉग रहते हैं इनका? डायलॉग दिस कैन नॉट बी डन बट आई विल ट्राई, आई विल इफ यू इंसिस्ट। ये होगा नहीं नायर साहब, फिर भी आप बोलते तो मैं ट्राई करता हूं। इनका ये डायलॉग हो सकता है। साहब बहुत आए इधर, बहुत आए साहब लोग, देखते हैं कितना टाइम तक रहते। मैनी हैव कम एंड गॉन, ये साहब इधर होने वाले नहीं है।
अच्छा आइडिया सर, प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन। अच्छा हो गया गांधी जी ये सोचा नहीं कि नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिकल और आजादी लेना प्रैक्टिकल है कि नहीं। प्रैक्टिकल नहीं है सर। और इनका डायलॉग देखिए, आप आगे बढ़िए सर, हम आपके पीछे हैं मारने के लिए। ये बोलते नहीं है हम आपके साथ हैं, ये बोलते हैं क्या करने के लिए, ये साइलेंट है। आप आगे बढ़ो सर, आम्ही तुमचे बरोबर आहे, और अंदर से कसम खा ले आम्ही तुमचे बरोबर आहे सर। बघू कुठपर्यंत तुम्ही पोहोचतात। कंप्लीटली डिरेलमेंट का कार्यक्रम है। आप करके दिखाओ ना सर। आप बोलते हैं 3 हो सकता है, तो आप करके दिखाओ। ये नए बॉस लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये पुराने एम्प्लॉय को सेटल होने नहीं देंगे। अच्छा, कई धंधे वाले खुद भी ऐसे हैं। इन्होंने देखा कि जो जीएम आ रहा है वो उससे स्मार्ट है, तो उसको निकालने में धंधे वाला पहले लग जाता है। अब न जीएम ने देखा ब्रांच मैनेजर स्ट्रांग आ रहा, तो वो उसको निकालने में लग जाता है। साइलेंट नॉन कॉपरेशन। अल्टीमेटली ये सब क्या हो जाता है, इट लीड्स टू सिंकिंग द शिप व्हाइल यू आर ऑन इट। जो अपना जहाज है ना कंपनी का, जो कम्युनिटी का, जो नेशन का जहाज है, इसको हम लोग सब चढ़ के उस पे बैठ के उसको डुबाने के चक्कर में, तो हम स्मार्ट में ही बैठ के स्मार्ट को डुबाएंगे, हम कम्युनिटी में बैठ के कम्युनिटी को डुबाएंगे, हम इस देश में बैठ के देश को डुबाएंगे, हम बंबई में रह के बंबई की, आप लोग समझ गए, हम बंबई की स्टैंडर्ड को गिरा डालेंगे। हम कमिटेड है। कोई भी कचरा विचरा करो, संडास करो, हम ऐसा, हमको दिखता ही नहीं है। हम रोड ही अवॉइड कर देंगे। Killing the vision growth of the company, institution, nation, community and the individual at large. दूसरा इनका एक और फिलॉसफी, एवरीथिंग शुड बी इक्वल। सबको सेम समानता के साथ ट्रीट करो, सबको सब मिलना चाहिए। इक्वालिटी प्रीचर्स होते हैं ये। जैसे कम्युनिस्ट राज में कैसे होता है, कम्युनिस्ट राज में बोलते हैं ना, सब पैसा सबके पास इक्वल, मतलब 1000 रुपया रशिया में तो सबको बांट दो, 1000 आदमी है तो 1-1 रुपया सबको दे दो। यहां पर कोई आदमी पैसे वाला कम पैसे वाला नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहां पर किसी को प्रमोशन मिला तो सबको मिलना चाहिए प्रमोशन, पगार मिला तो सबको मिलना चाहिए। 40% मिला इंक्रीमेंट तो सबको 40% दो। मेरे को 15, उसको 20, इसको 5, उसको 40, नको ना। इक्वालिटी होना चाहिए। ये इनका नेशनल पास टाइम है। इक्वालिटी प्रीचर्स। काबिलियत के ऊपर बात नहीं करते लोग, क्योंकि काबिलियत पे तो फाइट ही नहीं कर सकते लोग। आर यू विथ मी? काबिलियत पे तो फाइट करेंगे। अभी कोई ज्यादा काबिल है तो उसको हमने 20,000 का 40 कर दिया, और तू ज्यादा काबिल नहीं है तो तेरे को 20,000 का हमने 22,000 किया, खाली 10% दिया, उसको हमने 40% दिया या 50% दिया, जो भी है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो आ जाता है, अगले ही दिन आ जाता है। कभी ये नहीं कि आपने मेरे को कम क्यों दिया, तो मैं कैसे सुधरूं ताकि मेरे को उसको जो आपने 40 दिया और मेरे को आपने 22 ही दिया, 20 से 40 उसको किया, मेरे को 20 से 22 किया, सर मेरे में क्या कमी है जिसकी वजह से आपने नहीं दिया? ओहो 19 कमियां है क्या जो उसमें नहीं है, तो मेरे को आप 6 महीना दीजिए सर, मैं ये 19 पूरा करूं तो मैं, आप मेरे को 40 देंगे। तो अपन उसको बोलते तेरे को 40 नहीं, तेरे को 41 देता है, लेकिन वो आके ऐसा बोलता नहीं है। वो क्या बोलता है, उसको 40 मेरे को भी दे, नहीं तो है माता रेजिग्नेशन लेटर। यहां बैठे हुए ऐसे कईयों को जानता हूं मैं, ऐसा किया है। इक्वालिटी प्रीचर्स बोलते हैं इसको। ऑल शुड बी ट्रीटेड एट पार, नो डिस्कशन ऑफ मेरिट। मेरिट के ऊपर बात मत करो। एक तो आ गया था, मैं बोले सर मैं सबसे पुराना हूं बोल के मेरे को ज्यादा दो, सीनियर हूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर होते हैं। दे डोंट वांट एनी कॉम्पिटिशन।
क्योंकि अगर उसको वो ज्यादा कर रहा तो उसको ज्यादा मिला, तो ये कंपटीशन का जमाना है। बोलते नहीं, सबको इक्वल रखो। एंड कंपटीशन इज टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द बॉटम, नॉट टू टेक इट टू द टॉप। एक कम्युनिस्ट मेंटालिटी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्पेशल कोटाज, रिजर्वेशन, ये लोग सब मांगते रहते हैं। अच्छा, इनका देखो, इनका मस्त डायलॉग जो है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट अदर्स। वो क्या बोलते हैं, तेरे पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, और मेरे पास जो नहीं है वो तेरे पास नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? जो तेरे पास है वो मेरे पास होना चाहिए, और जो मेरे पास नहीं है वो तेरे पास भी होना नहीं चाहिए। ये इनका ख्याल है। तो मेरे पास जो जो नहीं है वो तेरे पास नहीं होना चाहिए, और तेरे पास जो जो है मेरे पास होना चाहिए। अच्छा, ये ना कहीं इनके दिमाग के अंदर माँ बाप लोग ने, कम्युनिटी लीडर्स ने, भाई बहन, मामा चाचा, अंकल आंटी, दोस्त, फादर का दोस्त, मदर का दोस्त, बच्चे, कॉलोनी वाले, किधर न किधर इन्होंने ये फिट किया। पांचवा इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही सुंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, नो कमिटमेंट पॉलिसी। कोई भी टाइम पे इनको बोलेंगे, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है, अपने को 100 सेल का जरूरत है, या अपने को ये काम 10 दिन के जगह पे 5 दिन में करने का, तुम में से कौन ये जिम्मेदारी लेगा? सब टेबल के नीचे। नो कमिटमेंट पॉलिसी, कहीं पर भी पहला हाथ नहीं उठाएंगे। जब भी मेरे बॉस लोग बोलते हैं, जेंटलमैन वी आर इन ट्रबल, वी नीड 100 सेल्स, आई सेड एक्सक्यूज मी मिस्टर मल्होत्रा, कितना चाहिए? बोलता है 150 सेल्स का डेफिसिट है। मैंने 100 दिया सर। बोलता ना यार, खाली 8 दिन बचा। मैंने 100 दिया सर, पहला कमिट। फिर मैं सोचता साहब को कैसे हम 100 ला के दे, हमारा बॉस है, उसके लिए तो हमको करना ही है। अपरेश आचार्य ने मेरे को मिल्ट के जमाने में सिखाया, जब एटीट्यूडनल सेमिनार था, अपरेश ने बोला, ऑल ऑफ यू मिल्टोनियंस, वी नीड टू गेट 350 पीपल फॉर द एटीट्यूडनल सेमिनार। टेल मी हु कैन डू व्हाट। पहला मतलब हु कैन डू व्हाट उसने बोला नहीं, मैं हाथ ऊपर किया। हाथ ऊपर करने के बाद सोचा, मैं आई गिव यू 100 पीपल सर। अच्छा, जितने भी बोल रहे थे, जितने भी सोच रहे थे 3, 4, 5, 8 करूंगा, उसका तो हाथ वैसे भी उठ नहीं रहा था, और मेरा 100 के चक्कर में उठा ही नहीं। पहला हाथ नहीं उठाते लोग। नो कमिटमेंट पॉलिसी है इनका। इसमें ब्रॉड डिस्कशन बहुत करते हैं लोग। मेरा एक दोस्त है, उसको बोलेगा, तू आजकल किधर नौकरी कर रहा है? बोले एक्चुअली यू नो संतोष, 2008 when the recession started, at that time the call center industry was going through a very bad time. 15 मिनट वो बात करता है, लेकिन आजकल क्या कर रहा है बता नहीं रहा है। अभी आया नहीं है टॉपिक पे। मेरे थोड़ा दिन पहले एक कलीग को मैं पूछ रहा था, इतना धंधा क्यों डाउन है ये प्रोडक्ट में? तो मेरे को बोलते, देखो सर, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा हम लोग सोचा, वैसा हमने किया, ऐसा कर, किधर भी टच नहीं कर रहा। बातें किधर भी टच नहीं कर रहा, मतलब पॉइंट पे आता ही नहीं है। वो पॉइंट पे आ ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर रहा। वो एक्चुअली सर दिवाली था, फिर उसके बाद भाव बीज हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर अभी क्रिसमस आ रहा है, ये वो। मैं बोला ये धंधा कम क्यों है, ये मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, इनका सबसे ब्यूटीफुल डायलॉग, सर ये महीना मेकअप कर देंगे, अगला महीना मेकअप कर देंगे। पिछले 12 महीने से बेशर्म होके बोल रहा है, अगला महीना मेकअप कर लूंगा, अगला महीना मेकअप कर लूंगा, अगला महीना मेकअप कर लूंगा। 18 महीना हो गया, उसने मेकअप नहीं किया। क्योंकि ये जो डायलॉग है ना, ये बस वो मीटिंग में कैसे भी नायर साहब से बचने के लिए बनाया गया हुआ डायलॉग है।
एक्चुअली मेकअप बिकअप करने का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं, क्योंकि 18 महीना कैसा लगता है रे मेकअप करने को। रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर में 18 महीने में शायद एक आध महीना वो उसका टारगेट अचीव नहीं होवे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर में 18 में 16 महीना टारगेट अचीव नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर की खास क्वालिटी है। जो लोगों का महीना दर महीना टारगेट अचीव नहीं हुआ और रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर है, और उसको आप मीटिंग में खड़ा करो, उसका पहला डायलॉग है, सर अगला महीना मेकअप करेगा, अगला महीना मेकअप करेगा, अगला प्रोग्राम में मेकअप करेगा, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला टाइम, अगला टाइम, अगला टाइम, अगला टाइम, अगला टाइम, अगला टाइम, अगला टाइम। उसको मालूम ही नहीं है कि बचपन में ये बोलने को चालू किया था अपना बाप को, अगले बार से मैं ये नहीं करूंगा पापा। फिर टीचर को बोला अगले बार से मैं ये नहीं करूंगा टीचर। फिर अगले बार से उसने बॉस को बोला, लेकिन अभी तक उसको समझ में नहीं आया कि ही इज नाउ बिकम न्यूरोसिस हो गया उसको, ड्रंकन ब्लिस, धुनकी में मालूम ही नहीं है कि ऐसे नशे में बात कर रहा हो। और उसको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि संतोष नायर को यह बात समझ में आ गया। उसे लगता है कि वो मेरे को टोपी लगा के गया, उसको लगता है उसने मेरे को शेंडी लगा के गया, वो आज का दिन खरीद के गया और अपने आप को मेरे नजरों में और 2 किलोमीटर नीचे गिरा के गया। ये उसको समझा नहीं। कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं आएगा, क्योंकि स्पॉटलाइट में आना यानी मेजरमेंट होना। कमिटमेंट कर दिया, अभी जैसे 100 जन को पूछा कौन करेगा, तो अपन ने हाथ ऊपर किया कि 100 करेगा, तो अपन स्पॉटलाइट में आ गया। स्पॉटलाइट में आ गए तो 99 लोग रोज पूछे क्या हुआ रे तेरा, और बड़ा कीड़े ना सुलेमानी तेरे 100 करेगा। अभी क्या कैसा आता कसं वाटतं, गुड गुड वाटतं है, मजा आ रहा है। बोला था तेरे को, एक तो तूने बोल के हम लोग को 50-50 का टारगेट दे दिया। हम लोग 5 करने वाले थे, तेरे को कीड़े से 100 का, तूने 100 बोला, अपना बॉस ने बोला, संतोष 100 बोलता है, तुम कर रहे 5 का चलने वाला नहीं 50। अभी भुगत। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि तेरा कभी होवे ही नहीं। तू 5 करे तो कम से कम हम लोग 6 करके तेरे से आगे रहे। 50 तो हम लोग करने वाले नहीं, क्योंकि वैसे भी वो 50 तो हमने तेरे चक्कर में आके बोला था। मेरे कितने कलीग्स मेरे को यूरेका पोस्ट में बोलता है, नायर तूने अभी 200 किया ना, अभी 200 पे रहे, तो मैं 300 पे रहता। बोलता क्यों? फिर मैं 300-400 सेल पे चला गया एज ब्रांच मैनेजर, 400 से 500 एवरी डे। मेरा 29 कलीग ब्रांच मैनेजर्स लोग मेरे को बोलते हैं, तू हम लोग को वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों तेरे को अपने आप से क्या मोहब्बत नहीं है, हमसे नहीं है, क्या है तेरे को प्रॉब्लम, क्यों तू हर बार टारगेट को तोड़ता है और आगे निकलता है, क्यों तू बड़ा बड़ा टारगेट लेता है। लेकिन उनको नहीं मालूम आज से 29 साल के बाद जब नायर शनमुगानंद हॉल में खड़े रहेगा तो यही डायलॉग मार के पैसा कमाएगा। मैंने उस जमाने में टारगेट इसलिए अचीव किया ताकि 20 साल के बाद उस पर मैं पैसा कमाऊं, और इसलिए भी नहीं क्योंकि अपने को अपना बॉस और अपना संस्था से मोहब्बत था। जो संस्था अपने को पैसा देता है, इज्जत देता है, नाम देता है, जो अपना घर चलाता है, जो अपना रोजी रोटी का संस्था है, उसी संस्था में बैठ के जिम्मेदारी को लेने से कतराते हैं और पगार लेने में हाथ हिलता नहीं है। कितने बेशर्म हो गए हैं हम लोग। ऑलवेज हैव सम रूल। अच्छा, इनके पास कोई ना कोई रूल रहता है, रूल थियरी। हमारे कम्युनिटी में ये चलता नहीं। ये लड़की लोग को 6 बजे के बाद ये रूल लेके आ जाता है, लड़कियों को 6 बजे के बाद काम नहीं करने का, ऐसे इंडिया में गवर्नमेंट का रूल है। ये रूल विल बहुत फॉलो करते हैं लोग। दे ऑलवेज हैव सम लॉ, सम थियरी। ने हमारे में है ना, ऐसा ये जमाने में करते नहीं सर, जनवरी में हम लोग नहीं करते। You know, this is not allowed as per law. This is against the law to make people work after 6 o'clock. ये इनका बहुत बड़ा गेम रहता है। छठवा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की एक और बात,
यह है कि इनका बचपन एक्सटेंड हो गया है। दे हैव एक्सटेंडेड चाइल्डहुड, इमोशनल चिल्ड्रन दे आर। अभी तुम देखो, साला कुत्ता भी 2 बरस में एडल्ट हो जाता है और दूसरे बच्चे पैदा करता हो। चिंपैंजी सुना ना, अपना क्लोजेस्ट, अपने ऐसे दिखने वाला क्लोजेस्ट साइड में चिंपैंजी, 1 साल में वो एडल्ट हो जाता है। चिंपैंजी रहता अपना ऐसे लंबा टाइम तक रहता है, लेकिन 1 साल में एडल्ट बन जाता है और उसकी पूरी समुदाय उसको एडल्ट करके मानती भी है, और वो 1 साल की उम्र में एडल्ट जैसा हर काम कर सकता है। चिंपैंजी। हमारे में और जानवरों में सिर्फ यही फर्क है कि जानवरों में बचपन एक्सटेंड नहीं होता। चिंपैंजी नहीं बोलता अभी मेरा हुआ नहीं है पापा, मैं थोड़ा, मेरे को 8-10 साल दो डेवलप होने। नो, 1 बरस हो गया तो कार्यक्रम चालू कर दो, एवरीथिंग इज फाइन। इंसानों में क्या है, इनको बड़ा बनने ही नहीं दिया जा रहा है। कहीं समुदाय में, कहीं कम्युनिटी में, कहीं फैमिली में इनको बड़ा बनने ही नहीं दिया जा रहा है। Human beings are the only species that have an extended childhood. और किसी किसी का तो 40 में भी अभी भी बच्चे के माँ बाप रोते हैं, नहीं मेरे को प्रोटेक्ट करो, मेरे को देखभाल करो, मेरे को संभालो, मेरी देखभाल करो, मेरे को इज्जत करो, मेरे को सम्मान करो। रो रहा है पार्टी में। They consider it their right to be taken care of by the world. ये जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, इमोशनल चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ मी, मदर शुड टेक केयर ऑफ मी, द वर्ल्ड शुड टेक केयर ऑफ मी, द कंपनी शुड टेक केयर ऑफ मी, माई बॉस शुड टेक केयर ऑफ मी। मेरे को सब लोग संभालना चाहिए, मेरे को गाइड करो, डायरेक्ट करो, मोटिवेट करो, फुसला के रखो, बहला के रखो, मेरे को गाली नहीं देने का, मेरे को एकदम महू ट्रीट करने का, मेरे को एकदम अच्छी तरीके से बोलने का, मेरे को नाराज नहीं करने का, मेरे को अपसेट नहीं करने का, मेरे को हर टाइम मेरे को प्यार से समझाने का। मैं बच्चा हूं ना, नन्ना सा प्यारा सा बलमा, मैं बच्चा हूं ना, मेरे को ऐसे ट्रीट करो ना। लोग का बचपन अभी तक गया नहीं। Now the reasons are very clear. They have overprotective environment. बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। पेरेंट्स इनको भयंकर प्रोटेक्ट करते हैं, बेटा तू बस में मत जा, बस में मत जा, गाड़ी लेके जा। उसको प्रोटेक्ट कर दिया, उसको बस में जाने नहीं दिया। तो बस में कंडक्टर होता है, इसको लास्ट तक, मरने के पहले तक मालूम नहीं पड़ता बस में कैसे टिकट निकालने का, ट्रेन में कैसा जाने का, इसको मालूम ही नहीं है। इसको चड्डी के नीचे सुविधा लगा के माँ बाप ने दे दिया, उसको माँ बाप ने पहला बनाया। और तुम लोग जितने भी लोग हैं ना, अपना माँ बाप लोग जितना भी गाड़ी भेजते हैं ना, मैं इस ट्यूटोरियल में गाड़ी जा रहा है, गाड़ी आ रहा है, क्यों बस में आने जा सकता है? रिक्शा में जा रहा है, इधर से वीरादिसर, अंधेरी वेस्ट से वीरादिसर रोड, डाके कॉलोनी से रिक्शा में जा रहा, माँ बाप उसको सुविधाएं दे के रखा है। और फिर चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी लेवे लाइफ में। उसके लाइफ में जो दिन पैदा हो वही दिन चड्डी में बम लगाने का, कोई सुविधा नहीं देने का। 11 बरस की उम्र में भी उसको खिला रहे हैं। 6 बरस, नहीं पप्पा खा ले, बैठ गए, मैं तेरे बॉर्नविटा दूंगी, खा ले। अरे काय को नहीं खाता, पड़ा रहेगा, 2 दिन भूखा रहेगा, उसका बाप भी खाएगा। अभी इतने गधे माँ बाप लोग होते हैं, पीछे पड़े बॉर्नविटा लेके ऐसे 1 घंटा घूम रहा है, उसको दुनिया भर का स्टोरी सुना रहा है। तू ये करेगा तो मैं तेरे टीवी देखने दूं, तू ये करेगा तो तेरे नीचे भेजूंगा, तेरे ये करेगा तो कैडबरी लेके दूंगा। वो बोलता सौदेबाजी वो टाइम से चालू हो गया, और वो पहला माँ बाप से मांगता था, आजकल हम जैसे धंधे वाले से मांगता है। बोलता माँ बाप मेरे को कैडबरी दे रहे, नायर साहब आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? कैडबरी इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इंसेंटिव, प्रमोशन। तो माँ बाप ने आदत लिखा है।
माँ बाप लोगों ने आदत दिलाया। आज शाम से ही सब विड्रॉ नहीं कर देना, लड़का भाग जाएगा। अरे मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरा जो फादर इन लॉ, इतना उसको संभाला। सुबह उठता था, मेरा फादर इन लॉ उसको चाय बना के, ये 10 बजे तक सोई रहती थी, उसको संभाला, उसको खाना पीना। ऐसा हो गया 50 में वो लेडी अकेला रोड नहीं क्रॉस कर सकता, अकेले किधर जा नहीं सकती। सब उसका ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड ने किया, और आज हम लोग होलसेल में उसका नशा भोग रहे हैं। उसकी मदर का बचपन अभी 65 में भी खत्म नहीं हुआ है। She wants attention 24 hours and we are suffering a lot. But somebody from the childhood provided that protection and guaranteed कि this protection will be there till you die. मरते दम तक तुमको ये मिलेगा, ऐसा गारंटी भी दिया कई लोगों ने। Teachers, surroundings, all of them. You know, देखो डायलॉग क्या क्या घर वाले बोलते, Why are you working so hard for such a so low salary? इतना कम सैलरी के लिए तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है? अरे वो 21 की लड़की है, 22 की लड़की, वो मेहनत कर रही है, तू उसके दिमाग में पगार मत घुसा। मेहनत कर रही है, अभी वो सीख रही है, समझ रही है, जान रही है, अपने आप को बना रही है, अपना नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और स्ट्रेटेजीज। अरे मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनके माँ बाप लोग बोलते हैं तू इतना कम सैलरी के लिए, 15,000 रुपए के लिए, 20,000 के लिए इतना काम क्यों कर रही है? अरे मेरे साथ 1 साल काम करेगा तो 7 साल का तजुर्बा मिल जाता है, 3 साल काम किया तो 21 बरस का तजुर्बा मिलेगा। 3 साल मेरे साथ काम किया, 21 साल का तजुर्बा। 21 और 22 बरस का तेरा उम्र में, यानी 22 में 43 का नशा तेरे में आएगा। लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर बाप और माँ, ऐसा लड़की को मेरे साथ काम करने को, ऐसा लड़का को मेरे साथ काम करने को नहीं दे रहा। कल ही एक लड़के का हमने इंटरव्यू लिया, आया मेरे को, मेरे कस्टमर, अपना गुरुकुल का कस्टमर, उसने फोन किया, नायर साहब आपके उधर कोई वैकेंसी है क्या? मैं बोला देखो आप भेजो देखते हैं। तो उसको बुलाया, अभी बोलता है मैं अभी घर में बैठा है, 1 साल नौकरी किया किधर, तो अभी घर में बैठा है। तो क्या बोल रहा, अभी 22 बरस का है। तो कल डायलॉग क्या मारा मेरा जीएम को, ऑपरेशंस को, अभी मैं दिसंबर में मेरा एंगेजमेंट है, फेब 1 तारीख को मेरा शादी है, 22 ईयर ओल्ड है, तो मैं फेब एंड में ज्वाइन करता हूँ। तो हम लोग पूछा अभी से फेब एंड तक क्या करेगा? रिंगा रिंगा रोजेस के लिए क्या? दिसंबर, जनवरी, फेब, 3 महीना। अच्छा तो नौकरी नहीं कर रहा है, तेरा शादी पक्का हो गया, तो उसका बाप भी इवेडर रहेगा, मेरे को ऐसा गारंटीड मालूम। अभी मैं 1-2 दिन में उसका बाप को ही लेता हूं। क्या है, लड़का नौकरी नहीं कर रहा, 22 बरस का उम्र है, उसको शादी करवा रहे आप, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई मजबूरी नहीं है, मैंने सब फाइंड आउट कर लिया। अभी कभी कभी होता है ना, माँ बीमार है तो बहू चाहिए टाइप से। तेरे से बेटा जितना होता है ना उतना ही कर, ज्यादा मत कर। मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा करने का नहीं। नहीं सेल्स का चैलेंज वगैरह तू मत ले। मैं वो बेटी बोलती है मैं जाती हूँ ना, मैं सेल्स का चैलेंज नहीं, तू मत कर, तेरे से नहीं होएगा। सेल्स बहुत डिफिकल्ट काम है, अलग अलग आदमी को मिलना पड़ता है, क्या क्या करेंगे लोग। नहीं। अरे वो लड़की सीईओ बन सकती है अगर सेल्स सीख लिया 22 में, तो सीईओ बनेगी 8-9 साल में। लेकिन बाप को सोला अक्कल ही नहीं है। तुम भी ऐसा है तो आज से सुधर जाओ। Why are you doing official work at home? अरे काम ही कर रहे हैं, फेसबुक में नहीं बैठे। काम करके काम सीख रही है, काम सीख रहा है, उसको क्यों रोक रहे हैं? नहीं, आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल नहीं करने का, ऐसा हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है। ऐसा माँ बाप लोग बच्चे लोग को बोलते हैं, अरे ट्रैवल करने दो, ट्रैवल से जितना सीखने को मिलता है कोई चीज से सीखने को नहीं मिलता।
कई लोग तो इसके पीछे पड़े, क्योंकि इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन जो है ऊपर से नीचे होलसेल है, पूरी समुदाय है उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेजन। गवर्नमेंट का नौकरी ले, ये भी डायलॉग मारते, बैंक का नौकरी ले, ऐसा जगह पे नौकरी ले जहां पर कुछ बदलता नहीं है लंबा लंबा टाइम तक। व्हाट इज दिस वर्क यू आर डूइंग एट 10 o'clock एट नाइट? ये 10 बजे कौन सा काम है? अच्छा, तेरे कंपनी में सब लोग इतना मेहनत करते क्या? अरे मेहनत ही कर रहे हैं ना वो लड़का तेरा, सड़वा डाला है सब लोगों को। देख तेरा तबियत काली हो गई, देख तबियत भी तेरा ठीक नहीं रहता आजकल। अरे तबियत ठीक नहीं है, 2 क्रोसिन खाएगा सेट हो जाएगा। डॉक्टर लोग काय के लिए? बीच बीच में तबियत खराब नहीं होगा तो वो लोग किधर जाएंगे? काय के लिए तू ये तबियत का नाम लेके अपना मेहनत करने वाला, अभी उसका तबियत खराब नहीं हुआ है लेकिन तू उसको बोल रहा है ऐसा मेहनत करेगा तो तबियत खराब होगा, इतना काम करेगा तो तबियत खराब, इतना रात रात तक तू मेहनत करती है, खराब हो जाएगा तेरा तबियत। अरे हुआ नहीं, होएगा तभी देखेंगे। वो जिम्मेदारी ले रही है उसकी, क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, तू कैसा ट्रैवल करेगा? बस में, ट्रेन में? ड्राइवर ले जा। अरे बोल रही मैं बस में जा, अरे जाने दे। मेरे पास एक कस्टमर है जो अपना बेटे लोग को नागपुर से बंबई भेजते ड्राइवर के साथ, और सब लोग 25 से ऊपर है बेटे लोग। और फिर वो लोग सोचते हैं अपने लड़के लोग में वो क्यों नहीं आता है? अरे वो कैसा आएगा? क्योंकि कोई और साथ में हमेशा कर रहा है, ये कर ही नहीं रहा कुछ। एक ऐसा हालत हो जाता है थोड़े टाइम के बाद 30-35 में ये बच्चे लोगों का, कि इनको बिना सपोर्ट सिस्टम का है ना, ये कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते, कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकते। somebody has to take care of them, they have to be protected by somebody, and society has to guarantee, parents have to guarantee, boss has to guarantee, company has to guarantee everything। और उसमें हम जैसे धंधे वाले साले बस जाते हैं, फिर क्या क्या गारंटी किस किस को देगा? So they lose their ability to live without parents, teachers and support system, and remain responsibility evaders for a lifetime. Personally they are handicapped to develop themselves. वो खुद का डेवलपमेंट भी खुद के लिए सोच नहीं सकते। 40 का हो गया, above observation, above criticism, above suggestion, above एडवाइस। 40 का हो गया और 40 में उसको 14 क्वालिटियां कम है उसका पोजीशन को निभाने के लिए। समझो वो जीएम है, ब्रांच मैनेजर है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, 40 का है, वो 40 में उसमें 14 क्वालिटियां कम है, लेकिन वो खुद हो के वो डेवलप नहीं कर सकता, उसकी क्षमता खलास हो चुकी है। एंड एक बोलता ना, ये कई लोग अपने सुना है ना, अपना हॉस्पिटल में कोमा में बोलता ना एकदम वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब अभी ऐसी पढ़ा रहेगा करके ऐसे सुना है ना। वो कल्याण में भी एक लड़की एक्सीडेंट हो गया, अभी एकदम वेजिटेटिव स्टेट में एकदम खलास हो गया। ये लोग ऐसे हो जाते, ये पड़े रहते, कोमा में रहते। वो कोमा में कैसे होते? ट्यूब भी डाल के, इधर से ट्यूब इधर से डाल के फीड करते रहते, बस जिंदा रखा उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर्स, कोमा में है, खुद के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। खुद को वो ना डेवलप कर सकते हैं, ना इंप्रूव कर सकते हैं, ना बेटर कर सकते हैं, ना चैलेंज कर सकते हैं, ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं,
ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कौशल्य बना सकते हैं, ना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ना टीम बना सकते हैं, ना चैलेंज ले सकते हैं, ना कोऑपरेट कर सकते हैं, ना नए चीजें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अपाहिज है लोग। तुम देखो यहां बैठा हुआ जितने भी लोग, अपने आप से पूछो तुमने बड़ा भयंकर काम कब लास्ट किया? द सेवेंथ वन। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों का क्या है मालूम है? इनका एक बहुत बड़ा डायलॉग होता है, वो जमाना क्या था। कौन सा? वो जमाना, पुराना जमाना। ये लोग क्या बोलते हैं? दोस वेर द गोल्डन डेज, दोस वेर द ब्यूटीफुल डेज, दोस वेर द गुड डेज। कि उस जमाने में लोग ऐसे होते थे, इस जमाने में लोग ऐसे होते। तो ये क्या बोल रहे हैं? जो जो बढ़िया बढ़िया कामें होनी थी ना, जो जो साइंटिफिक इन्वेंशन होने थे, जो जो बड़ा काम होना था, जो जो बढ़िया पेंटिंग बनना था, जो जो बढ़िया नाटक बनना था, जो जो फिल्में बढ़िया बनना था, जो जो इन्वेंशन बढ़िया बढ़िया होना था, जो जो ग्रेट अचीवमेंट्स होने थे, सब कुछ हो चुका है और वो बेंचमार्क समझते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर क्या बोलता है? वो जो जमाने में हुआ वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। हमें उसको बेंचमार्क करके लेना नहीं है, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है बड़ा काम करने का। तो इनका कैसा है? इनका दूसरा प्रॉब्लम है, ऑल ग्रेट थिंग्स एंड इंसिडेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। अच्छा, इनके लाइफ में जो जो बढ़िया बढ़िया घटनाएं होने की थी ना, सब घट चुका है। अब ये 41 में बैठा है, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होनी चाहिए, भयंकर भयंकर बढ़िया बढ़िया। एक शादी करने का था, हो गया। 1.5-2 बच्चा पैदा करने का था, वो घटना हो गया। एक आध घर लेने का था, वो हो गया। अब ये घटना सब घट चुकी है। आता काही मोठं करायचं नाही, फक्त परमेश्वरासाठी। अब ये 42 में है, क्योंकि इसके लाइफ के बड़े बड़े जो जो कामें थे ना, ये सब हो चुका है। अब ये 40 का है, अभी इसको कुछ नहीं है। Those were the golden days, those were the beautiful days, those were the great days. गांधी का वो जमाना था, सरोजिनी नायडू का वो जमाना था, एडिसन का वो जमाना था, शेक्सपियर का वो जमाना था। अरे तू शेक्सपियर का बाप बन सकता है, तू शेक्सपियर का बाप बन सकता है, तू सत्यजीत रे का बाप बन सकता है, तू एस.डी. बर्मन का बाप बन सकता है, तू आर.डी. बर्मन का बाप बन सकता है, तू गुरुदत्त का बाप बन सकता है, तू एडिसन का बाप बन सकता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर क्या बोलते हैं? मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जो बढ़िया होना था वो तो ऑलरेडी वो लोग ने कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं एडिसन करके पैदा नहीं हुआ तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऑल द रोल मॉडल जो जो था वो सब मैन्युफैक्चर हो चुके। ग्रेट पीपल वर ऑल बॉर्न इन द पास्ट। मेरा यह मानना रहा हमेशा कि जितने भी सेल्स में बड़ा काम हुआ है, जिग जिगलर, ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने जो लिखा किताब वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है। उससे बड़ा और बढ़िया किताबें मैं लिखूंगा। जितने बढ़िया बढ़िया ट्रेनर लोग ने खड़े रह के बात किया, उनसे बढ़िया सब्जेक्ट्स मैं लूंगा मरने के पहले, और मेरा कार्यक्रम चालू है। बस जो जो बढ़िया बढ़िया काम है, लिखा गया है, सोचा गया है, वो तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर नहीं हूं। तो हमारे कंपनी में जो जो बढ़िया चीजें होनी है, वो अगर एक डिवीजन का एक लड़का ने अगर वो जिम्मेदारी लिया कि ये डिवीजन में जो भी नहीं हुआ वो आने वाले 5 साल में मैं करूंगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर। और अगर वो डिवीजन का हेड ये बोलता है कि जो भी बढ़िया चीजें होना चाहिए था वो पुराने जीएम के नीचे हो चुका है, बस ये उसको मेंटेन कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेडर है।